क्या मसला है इस पेशेंट को? UTI. यूटीआई, एक्सलेंट। तो दिस पेशेंट हैज़ ए यूटीआई। अब हम इतना यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ते आ रहे हैं इतने अरसे से, तो हमें पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में डिफरेंट पार्ट्स हैं, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। कौन सा यूटीआई लग रहा है इस बंदे में? Lower urinary tract infection. लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। Cystitis. ठीक है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन थिंकिंग दिस इज ए सिस्टाइटिस। ठीक होगा। क्यों है ये सिस्टाइटिस? Suprapubic. Suprapubic. सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट है, और फीचर्स हैं पेनफुल यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जेंसी। ठीक है, इन सिम्टम्स को हम दोबारा थोड़ी देर तक आके देखते हैं। अगले पेशेंट की तरफ चलते हैं। दोबारा उसी तरह चीज़ें मार्क करता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा, और फिर हम एंड पे देखेंगे कि पेशेंट में मसला क्या है। इस पेशेंट में क्या मसला है? What is the diagnosis based on this brief statement? UTI. UTI, ये वही नहीं है? excellent. ये वही है। This is again a lower UTI. कौन सा lower UTI बनता है ये? Cystitis. तो दोनों सिमिलर केसेस हैं, सिर्फ क्या फ़र्क है दोनों में? Gender. जेंडर का फ़र्क है। तो जेंडर का फ़र्क है, वो इतना बड़ा डिफरेंस लग और नहीं रहा। fever. फीवर, नहीं, fever वैसे दोनों में 98 है. हाँ फीवर दोनों में 98 है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मेजर जेंडर। हम ये देखेंगे कि डिफरेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है जब हम एंड पे जाएंगे। चलो अब हम अगला पेशेंट देखते हैं। इस पेशेंट में क्या मसला है? UTI. लोअर यूटीआई। UTI. यूटीआई अगेन दिस इज ए सिस्टाइटिस। तो अभी तक हमने 3 केसेस देखे हैं सिस्टाइटिस के, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। इस केस को देखें। भाई वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, प्रेगनेंसी है। फिजियोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है? मतलब 6th मंथ चल रहा है तो उसमें फिजियोलॉजिकल हो सकता है ना, मतलब इंक्रीज यूरिनेशन और हाँ बिल्कुल, इंक्रीज यूरिनेशन हो सकती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और जिन्होंने गायनी पढ़ रहे हैं, जो ऑप्स पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि क्यों होती है, लेकिन हम उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। और क्या फीचर्स हैं इस छोटी सी स्टेटमेंट में जिससे आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल, Painful है ना? पेनफुल है, Painful. 3 एक्सीलेंट। डेज मेरा 3 ख्याल है, डेज, पास्ट 3 बिल्कुल डेज। बिल्कुल, एक्सीलेंट। और एक और चीज़ Painful है भाई. पेनफुल, उसके अलावा एक और चीज़ No prior urinary. प्रायर हिस्ट्री भी नहीं है, और अर्जेंसी भी है। ओपीडी में ओपीडी की प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक की हैं। ठीक है, अगले केस को ज़रा देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखना था जो मैं भूल गया लिखना, एबनॉर्मल यूरिन कल्चर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
व्हाट डज दिस पेशेंट हैव? बैक्टीरियल यूटीआई है। यूटीआई है, ठीक है। और किसी को कुछ लग रहा है कि इट माइट बी समथिंग एल्स अदर देन ए यूटीआई? भाई एनॉमली स्कैन की वजह से हो सकता है कि हो नॉर्मली गया। स्कैन की वजह से हो सकता है। अच्छा, ठीक है, चलो उसको हम लिख लेते हैं। क्या इस पेशेंट में कोई क्लिनिकल फीचर्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं? No symptoms. नो। नहीं, नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या एबनॉर्मल है इसमें? एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई है। कल्चर में देखो, कल्चर में ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, यूरिनालिसिस भी नॉर्मल है। तो द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक एंड देयर आर ऑर्गेनिजम्स इन द यूरिन। क्या मसला है? एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। एक सिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। दिस पेशेंट हैज़ एन एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया। एनॉमली स्कैन आपको पता है क्या होता है? रिटर्न पे यूज़ कर ली है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई है इस वजह से। सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो स्कैन करते हैं फीटल नॉर्म्स चेक करने के लिए। फीटल ग्रोथ करने के लिए एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं 20 वीक्स पे। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से क्या बैक्टीरिया यूरिन के अंदर आ सकते हैं? नो भाई, लेकिन ट्रांसवेजाइनल तो नहीं होता ना? ट्रांसवेजाइनल नहीं होता, लेकिन अगर ट्रांसवेजाइनल भी हो, लेट्स से इट इज़ ट्रांसवेजाइनल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ट्रांसवेजाइनल में क्या यूरिन एनालिसिस में कल्चर आएंगे? यूरिन एनालिसिस में और कल्चर में ऑर्गेनिजम्स आएंगे? अगर ट्रांसवेजाइनल प्रोब कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करता है तो पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट कर सकता है? वजाइनाइटिस के साथ कर वैजिनाइटिस। सकते हैं। हाँ, वेजिनाइटिस के लेकिन भाई साथ। क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड एरियाज ही होते हैं ना? बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटेड एरियाज होते हैं, तो इसीलिए हम कल्चर करते हैं। कल्चर यूरिन के अंदर से ग्रो करता है। एक बात, दूसरी बात, पेशेंट में वेजिनाइटिस के फीचर्स हैं कोई इस पेशेंट में? नो। नहीं नो। है, तो इट्स अनलाइकली। अच्छी बात है आपने सोचा है, बिल्कुल नॉर्मली स्कैन में हो सकता है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल में हो सकता है, बट देन अगेन देयर अ cause is present but the features of the disease which you're suspecting are not present, hence the disease is unlikely. This patient has asymptomatic bacteria. चलो, ये हमने भाई इसमें एक क्वेश्चन है, पूछा। कोई फीमेल खुद क्यों कहेगी कि मेरा यूरिन कल्चर कर दें जब तक उसको कोई सिम्टम्स नहीं है? सिम्टम्स नहीं आए वो इसलिए क्योंकि जब प्रेगनेंसी में आपने सीमेट में पढ़ा है, सीमेट की नॉलेज इन्वॉल्व करूँगा थोड़ी सी, कि 4 एंटीनेटल विजिट्स मिनिमम रिकमेंडेड हैं, अप टू 12 to 14 विजिट्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो उनमें कुछ विजिट्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड इम्पॉर्टेंट विजिट होता है एनॉमली स्कैन का, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा ली जाती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये लिखा था कि जब पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं तो साथ ही एब्नॉर्मल यूरिन कल्चर आया। प्रेगनेंसी में कुछ ओके। टेस्ट वैसे कराते होते हैं खुद, मतलब खुद मॉनिटरिंग हेल्थ। वो थोड़ी सी आउट ऑफ एक बात हो जाएगी, लेकिन आप पढ़ेंगे कि इसमें थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी मतलब का ब्लड प्रेशर भी मेजर होता है। अगर कोई प्रायर हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो अराउंड अबाउट दिस टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी चेक होते हैं, और उसी के साथ ही एक टेस्ट है जो ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अलावा CBC भी कराते हैं ताकि आयरन एनीमिया डिटेक्ट हो जाए अगर है। तो ये कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं जो प्रेगनेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट कंसल्टेशंस के वक्त की जाती हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा था। ठीक हो गया, अगले केस की तरफ चलते हैं। दोबारा मैं इसे हाईलाइट करूँगा, आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर हम देखते हैं इस पेशेंट को एक्चुअल मसला क्या है।
इसमें एक चीज़ मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं करनी। What is wrong with this patient? Pyelonephritis. Pyelonephritis. So this patient has pyelonephritis. क्या फीचर्स हैं इस हिस्ट्री में जो pyelonephritis suggest कर रहे हैं? फ्लैंक पेन, Costovertebral anxiety, tenderness. और फीवर। तो दिस पेशेंट हैज़ ए pyelonephritis. एक्यूट है, क्रोनिक है? Acute. एक्यूट है। तो दिस पेशेंट हैज़ ए एक्यूट pyelonephritis. एक्सीलेंट। काफ़ी सिंपल सी स्टेटमेंट थी। अगली स्टेटमेंट की तरफ चलता है। What does this patient have? She can also have pyelonephritis. Excellent. So she can have a UTI pyelonephritis. How is this case different from the previous case? क्या फ़र्क है इसमें? Intake of penicillin works. ठीक है. There is a history of previous drug treatment. सिम्टम्स जो हैं उसमें राइगर एंड चिल्स भी हैं विद फीवर. बिल्कुल, Rikers and chills we have with fever. Examination में क्या चीज़ें different हैं? इसको साथ रख लेते हैं. चलो चलो मैं assume करता हूँ कि ये भी इसमें है. अभी इसको कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ नीचे. तो इसके अलावा फिर क्या डिफरेंट है इन दो केसेस में? इसमें डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हुआ है. डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हुआ है. एक्सलेंट. और क्या है फर्क? शैलो ब्रेथ, शैलो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेटरी रेट. एंड वन मोर थिंग, पल्स ज़्यादा है. Altered conscious level. ऑल्टर्ड कॉन्शियस लेवल, पल्स ज़्यादा है, फीवर भी ज़्यादा है. व्हाट डज दिस पेशेंट हैव? DKA, Chronic pyelonephritis. क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस. DKA एक और नाम सुना. चलो DKA लिख लेते हैं, क्रोनिक पायलो लिख लेते हैं. ठीक हो. और भाई एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस ये chronic होगा शायद. आई एम सॉरी, आवाज़ में ओवरलैप हो गई थी. भाई एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस है लेकिन शायद सेप्सिस डेवलप हो. सेप्सिस डेवलप हो गया है. तो एक्यूट पायलो विद सेप्सिस. ठीक है. और कुछ या यही 3 डिफरेंसेस लग रहे हैं हमें? चलो. भाई आपने chronic क्यों लिखा है? क्रोनिक मैंने इधर क्यों लिखा है? क्योंकि क्रोनिक आया है दरमियान में एक सजेशन. हम उसको रिलोड करते हैं अभी. अच्छा, DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. क्या फीचर्स हैं जो इस पेशेंट में सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है? altered state और shallow breathing. एक्सीलेंट. तो डायबिटिक, ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड शैलो ब्रीदिंग. क्या फीचर्स हैं जो आपको कह रहे हैं कि DKA नहीं हो सकता? टाइम के 3 दिन. ठीक है. और नहीं बल्कि पेन. ठीक है, भाई यहाँ पे इसका ग्लूकोज लेवल भी होना चाहिए था पेशेंट. होना चाहिए था. बिल्कुल आपकी बात ठीक है. तो दिस पेशेंट माइट डेवलप DKA. बिल्कुल ठीक है. पर यहाँ पे अभी हमें ग्लूकोज लेवल नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब है कि वैसे कि स्टेटमेंट यानी कि आपको उससे दूर लेके जा रही है. लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स से कि इस पेशेंट का PSR ब्लड शुगर रैंडम है 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर. और उसके अलावा
आपने ABGs करा लिए, ABGs are 7.35 PHM। क्या अब इस पेशेंट को DKA है? नो। DKA याद रखना, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं डायग्नोस करने के लिए, डायबिटिक, कीटोसिस एंड एसिडोसिस। तो डायबिटिक की हिस्ट्री है, PSR पे डायबिटिक मिल रहा है लेकिन एसिडोसिस नहीं मिल रहा। और कीटोसिस के लिए आप कीटोन यूरिया या सीरम कीटोन लेवल्स चेक करते हैं। जब आपको केस स्टेटमेंट में या प्रॉफ में सवाल में वो चीज़ें ना दी हुई हों, या आपको दोनों में से कोई एक फाइंडिंग, 2 फाइंडिंग्स दी हों लेकिन और कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ना दी हो, तो फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इस पेशेंट में चलो हमने 2 चीज़ें डाल दी, लेकिन अदरवाइज़ आप हिस्ट्री पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये हिस्ट्री DKA के अलावा किसी और चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही है, और वो है एक UTI। अब ये क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस क्यों है या क्यों नहीं है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेशेंट की हिस्ट्री कितनी है, इस पूरी कहानी की कितनी लंबी हिस्ट्री है? टोटल 3 डेज हुए ना, टोटल 3 स्टार्ट डेज हुए। हैं। तो क्या 3 डेज में क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस डेवलप हो सकता है? नो। नहीं हो सकता ना। तो दिस इज नॉट क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, दिस इज एक्चुअली एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस विद सेप्सिस। सेप्सिस के क्या फीचर्स हैं? रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है, सिवियर फीवर है, पल्स इंक्रीज हो रहा है, बीपी फॉल कर रहा है। दिस पेशेंट हैज़ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस विद सेप्सिस, और इसको हम ऑल्टरनेटिवली यूरोसेप्सिस कह सकते हैं, because the source for sepsis, for infection, is in the urinary tract or the urinary tract में है। So this is urosepsis. This patient has urosepsis. Urosepsis, acute pyelonephritis, asymptomatic bacteria, lower UTI cystitis, lower UTI cystitis, lower UTI cystitis, और अब इसको देखते हैं, इसके देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं मार्क करता जाऊँगा, फिर हम देखेंगे कि इसमें पेशेंट में मसला क्या है। What does this patient have? टाइटिस है और Excellent. Orchitis है और साथ Urethritis? यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है। यूरेथ्राइटिस भी है। तो यूरेथ्राइटिस प्लस ऑर्थराइटिस। यूरेथ्राइटिस के फीचर्स भी हैं इस पेशेंट की हिस्ट्री में, और काइटिस भी है। तो इस पेशेंट को यूरेथ्राइटिस के साथ ऑर्थराइटिस है, बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी केस देखते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। What does this patient have? थोड़ा सा मुश्किल या डिफरेंट सिनेरियो है। क्या लग रहा है इस पेशेंट में, क्या गड़बड़ है? Prostatitis secondary to urinary tract infection. Excellent. So this patient has had a prostatitis. तो एक
इम्पॉर्टेंट फीचर होता है प्रोस्टेटाइटिस का डेड गिव अवे। मैंने लिखा नहीं था इसमें, मैंने कहा तो पूछ लूँगा, लेकिन चलो अच्छी बात है। ऑन DRE प्रोस्टेट टेंडर अभी तक हमने 5, 6, 7, 8 समथिंग क्लिनिकल स्टेटमेंट्स देखी हैं। ब्रीफ क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आपने सारों पे गौर किया होगा कि वो आपको एक तरफ खुद ही लेके जा रहे हैं। आपके जहन में कि कोई और डायग्नोसिस अगर आता है तो आप देखेंगे कि ना उसके 4 फीचर्स हैं ना उसके अगेंस्ट फीचर्स हैं, और यूजुअली जो एग्जामिनेशन में सिनेरियोज हैं वो ऐसे ही होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। भाई ये जो अभी लास्ट में आपने सिनेरियो दिखाया है, जो क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होता है उसके भी यही फीचर्स होते हैं ना कि डीप पेरिनियल पेन होती है और रिकरेंट यूटीआईज होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड का फर्क टाइम था। पीरियड फ़र्क होता है। दूसरी चीज़, क्रोनिक पेल्विक पेन जो है वो डायग्नोसिस इस पेशेंट में क्यों नहीं हो सकता? क्रोनिक पेल्विक पेन मेल है, मेल है, ठीक है। जब आप क्रोनिक पेल्विक मेल्स में भी तो होता है। क्रोनिक पेल्विक पेन जो है ना इट सेल्फ फीमेल्स में वर्किंग डायग्नोसिस है, मेल्स में क्रोनिक पेल्विक पेन नहीं है। ये फीचर्स क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के साथ हो सकते हैं या किसी और वजह से। और आप गायनी और से ही पढ़ेंगे, जब आप क्रोनिक पेल्विक पेन जब कहते हैं तो इट्स ए वर्किंग डायग्नोसिस या इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है। क्रोनिक पेल्विक पेन कैन बी ड्यू टू ए malignancy, it can be due to endometriosis, it can be due to some other disease। आप इस बात को थोड़ा सा गौर करें। तो वो जो एक डायग्नोस्टिक एंटिटी है ना वो उसमें जो फीचर्स आते हैं वो सिर्फ फीमेल्स में या फीमेल्स के लिए यूज़ होते हैं। वैसे भाई टर्म यूज होती है मेल्स के लिए भी। यूज़ होती है, चलो फिर मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं इस बारे में पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है। CPP इन मेल्स में लिख लेता हूँ ताकि मुझे इस बारे में याद रहे कुछ देखना या पढ़ना। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो इस बारे में, तो मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगा। लेकिन आपको समझ आ रही है कि ये क्यों नहीं है CPP? यस भाई। भाई मैंने चीज पूछनी है। हम्म। ये जो आपने सेकंड लास्ट सिनेरियो में डायग्नोसिस किया है यूरेथ्राइटिस एंड आर्काइटिस, तो ये हो सकता है एपिडिडाइमिटिस इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर एपिडिडमाइटिस हो तो उसमें क्या चीज़ फ़र्क होगी? मतलब उसमें एग्जामिनेशन में यही है कि टेस्टीज आर swollen एंड टेंडर, उसमें भी यही फाइंडिंग्स होती हैं। बिल्कुल हो सकती है। इसको आप ऑर्काइटिस या एपिडिडाइमल ऑर्काइटिस इतनी सी स्टेटमेंट पे कहेंगे वो बिल्कुल ठीक होगी आपकी बात। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैं इसे बता देता हूँ, इतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन अच्छी बात है आपने पूछ लिया है। थोड़ी सी इसमें एनाटमी मैं ब्रीफली आपको रिव्यू करा देता हूँ। अगर टेस्टिस की हम बात करें तो आपको पता है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया वास्कुलरिस उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑल दैट स्टफ इट्स प्रेजेंट ओवर देयर। उधर से एक निकल रही होती है एपिडिडाइमस, इज ए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर वो बनती है वास डिफरेंस। अगर पूरा टेस्टी सिर्फ स्वोलन है, ओनली दिस पार्ट इज स्वोलन, तो दिस इज ऑर्काइटिस एंड इट विल अगर आप पैल्पेट करेंगे इट विल बी टेंडर एंड स्वोलन। इन एडिशन टू दिस इफ यू कैन फील वर्म्स, टेंडर स्वोलन वर्म्स, मतलब जैसे सुंडियाँ नहीं होती है वेरिकोज वेन्स की हम बात करते हैं कि वी फील अ बैग ऑफ वर्म्स, उसी तरह इन्फ्लेम्ड एपिडिडाइमस इट फील्स लाइक वर्म्स, टेंडर वर्म्स। इफ दैट इज प्रेजेंट तो it is an epididymis plus orchitis, epididymo-orchitis, and if only a swollen bag of worms, tender swollen bag of worms can be felt on the posterior aspect of the testes, then it is a simple epididymitis। ये इनमें क्लिनिकल ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो दिस पेशेंट माइट हैव एपिडिडमा-आर्काइटिस बिल्कुल, बट हिस्ट्री इतनी नहीं है आपके पास, और एक तरह से ये बात रेलिवेंट तो है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री नहीं है तो आप एपिडिडाइमिस भी एपिडिडाइमाइटो ऑर्काइटिस भी कह सकते हैं, लेकिन ऑर्काइटिस तो है ही है स्पेशल में क्योंकि टेस्टीज आर स्वोल्डन। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन CPP इन
हाँ, सीपीपी के बारे में एक और बात कहना चाह रहा था कि क्रोनिक पेल्विक पेन इज़ ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ये बात आपने याद रखनी है लास्ट में। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। यूटीआईज़ के बारे में भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कुछ यूटीआईज़ हैं जिनको मतलब यूटीआईज़ को हम बेस्ड ऑन लोकेशन डिवाइड कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या बेस्ड ऑन लोकेशन देखे हैं? यूटीआई, सिस्टाइटिस, और हमने क्या देखा है? पायलोनेफ्राइटिस देख लिया है। पायलोनेफ्राइटिस, फिर हमने देखे हैं मेल इन्फेक्शंस जिनमें प्रोस्टेटाइटिस और एपिडिडमाइटोऑर्काइटिस था। और यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस भी हमने देखा है, ऑर्काइटिस, प्रोस्टेटाइटिस और साथ एक यूरेथ्राइटिस भी देखा है। अब आप लोगों को देते हैं फीचर्स बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि केसेस इतनी अच्छी तरह आइडेंटिफाई करती हैं। सिस्टाइटिस ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है और इससे ब्लैडर फीचर्स आएंगे। अब ब्लैडर फीचर्स क्या हम देखते आ रहे हैं वो अभी तक इम्पॉर्टेंट कुछ इंडिकेट करते हैं कि ब्लैडर इन्वॉल्व है। urgency, frequency, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट। बिल्कुल, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थे, बाकी आपको डिफरेंस पता है। फिर क्लिनिकली ये डायग्नोसिस भी इम्पॉर्टेंट है इस लोकेशन के हिसाब से। पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि हम यूटीआईज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन वेदर दे आर अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सेकेंडली वेदर दे आर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन इट अफेक्ट्स दी ट्रीटमेंट। अब कॉम्प्लिकेटेड क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड क्या है? मैं आपको अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बता देता हूँ क्या है और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड। एनी यूटीआई इन ए नॉर्मल फीमेल, यूटीआई अगर है एक फीमेल में एंड नो हिस्ट्री ऑफ नंबर 1 स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी, नंबर 2 एनी लोअर यूटीआई मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर, लोअर यूटीआई इन अ नॉर्मल फीमेल, नो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरल एंड एब्नॉर्मैलिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इफ देयर इज अ फीमेल immunocompetent female, no underlying structural abnormality, no underlying disease, no history of instrumentation, such a UTI is called a uncomplicated UTI. इसके बराबर इसके ऑपोजिट क्या है? जो इस क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरे हैं, दे आर अनकॉम्प्लिकेटेड, दे आर कॉम्प्लिकेटेड UTIs. Lower UTI in an immunocompetent female, normal immunocompetent female, no history of structural abnormality, no history of instrumentation. अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन से UTIs कॉम्प्लिकेटेड थे, कौन से UTIs अनकॉम्प्लिकेटेड थे। 26-year-old फीमेल से शुरू करते हैं। ये केस जो हमने डायग्नोज किया था एज सिस्टाइटिस, इज दिस अनकॉम्प्लिकेटेड और इज दिस कॉम्प्लिकेटेड? अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो दिस इज एन अनकॉम्प्लिकेटेड UTI। एक्सीलेंट। अगले वाला, व्हाट इज दिस? इज दिस कॉम्प्लिकेटेड UTI और इज दिस अनकॉम्प्लिकेटेड? अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड। चलो, दिस इज एन अनकॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अगले में क्या है? इज दिस ए UTI? तो ये है नहीं, दिस इज एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। इसको हम साथ पे इसको हम साइड पे रखते हैं। पायलोनेफ्राइटिस अनकॉम्प्लिकेटेड है UTI या एक कॉम्प्लिकेटेड UTI है? मैं कॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस की बात नहीं कह रहा, कॉम्प्लिकेटेड UTI है या अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है? अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है। अनकॉम्प्लिकेटेड UTI, ठीक हो गया। ये क्या ये अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है या ये कॉम्प्लिकेटेड UTI है? कॉम्प्लिकेटेड है। चलो, ये कॉम्प्लिकेटेड UTI है, तीन है। अब हम जाते हैं वापस मेल पेशेंट्स की तरफ। इनमें आप बताएं।
अनकॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, ये भी आपको अनकॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज बिल्कुल ठीक तो नहीं है, ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। और ये लास्ट टू जो है ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं। चलो, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब हम दोबारा ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं। भाई ये और अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए दोनों। ये अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। चलो, इसको अभी हम अनकॉम्प्लिकेटेड लिख लेते हैं। होना चाहिए है, दोबारा से एक बार डेफिनेशन पे गौर करें। एनी लोअर यूटीआई इन द नॉर्मल फीमेल एंड नो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी और इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंक्लूसिव। इसके अलावा अगर ये क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड है। भाई इसमें तो फिर मेल्स में तो इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। Excellent. Any UTI in males is complicated. ठीक है, नॉर्मल मेल्स में UTI नहीं होता. If there is a UTI in males, it is a complicated UTI. Any UTI, urinary tract infection is male. In males is a complicated UTI. उसी तरह आप इस डेफिनेशन पे गौर करेंगे, हमें और पता लगेंगे और क्या कॉम्प्लिकेटेड है। डेफिनेशन को गौर से देखें। पहली चीज़ नॉर्मल फीमेल आ गई, एक चीज़ हमने देख ली फीमेल और फील, नॉर्मल फीमेल। और With any lower UTI in a female with structural abnormality or स्ट्रक्चरल instrumentation एब्नॉर्मेलिटी, history. बिल्कुल, स्टोन्स या कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी हो, स्ट्रक्चरल, फिर लोअर यूटीआई। अब सिर्फ उसमें एनी लोअर यूटीआई की बात हुई है। अपर यूटीआईज पे क्या है? अपर यूटीआईज इन फीमेल्स सारे complicated. सारे कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज हैं। ए पायलोनेफ्राइटिस शुड नॉट ऑक्यर इन द नॉर्मल फीमेल। आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, आपको मतलब एब्सेसिस लोकल बन सकते हैं, प्लेफराइटिस हो सकता है एट मतलब in normal circumstances because there is constant exposure. However, an acute pyelonephritis should not happen. Complicated UTI है. If the patient is pregnant, it's a complicated UTI. If a patient has comorbids यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस या फिर हाइपरटेंशन या एनी अदर यूरिनरी कोमॉर्बिड्स, इवन कोमॉर्बिड्स में स्टोन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ठीक है, तो लोअर यूटीआई यानी कि सिस्टाइटिस इन एन इम्यूनोकॉम्पिटेंट फीमेल, दैट इज़ एन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, द रेस्ट आर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज। तो अब हम ज़रा दोबारा इन पेशेंट्स को देखते हैं जल्दी से, क्या ये अनकॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है? अनकॉम्प्लिकेटेड है। ये चीज़, ये क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है अनकॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस कॉम्प्लिकेटेड बाय प्रेगनेंसी, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, बिल्कुल। दिस इज एन अपर यूटीआई, इट शुड नॉट हैपन, दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ये तो समझ आ ही रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई भी है, दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्राइटिस एज वेल। ठीक है, अब हम मेल पेशेंट्स की तरफ जाते हैं। तो एनी यूटीआई इन मेल्स पेशेंट्स इज कॉम्प्लिकेटेड। तो यूटीआई से मुराद स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, एपिडिडमोऑर्काइटिस, इनसे हमारा स्पेसिफिक मुराद है यूटीआई। यूरेथ्राइटिस इज़ अ सेक्युलरली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वो थोड़ी सी डिफरेंट तरफ आ जाती है। इन पेशेंट्स में यूरेथ्राइटिस के फीचर्स हैं ही हैं, बट दे हैव फीचर्स ऑफ अदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो all of these are complicated. ठीक है, तो complicated and uncomplicated UTIs, clinically this differentiation is very important. Why is this differentiation important? Because whenever we have a patient who has clinical features of a UTI, so sometimes we can make a diagnosis clinically, sometimes we need further investigations to make the diagnosis, other times we need investigations to help us grade the disease, और वो बाकी सारा किस्सा कहानी। तो इन्वेस्टिगेशंस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट होंगी इफ़ यू सस्पेक्टिंग? अब इन पेशेंट्स में किसी में भी
कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं दी हुई थी सिवाय इस एक के, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज हैड clinical findings. What are important investigations you would like to perform? urine culture, urine And analysis. urine culture और urine analysis और क्या कर सकते हैं? Blood CP. Blood CP, चलो blood CP. अल्ट्रासाउंड Ultrasound, excellent. ये मैं सुनना चाह रहा था, इसकी भी इम्पोर्टेंस है. अच्छा, यूरिन कल्चर, एनालिसिस, ब्लड सीपी. अब सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशंस हर पेशेंट में करानी चाहिए हमें? क्या आपके पास पहली पेशेंट आई हैं ये वाली जिनको एक अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है, एन अनकॉम्प्लिकेटेड लोवर यूटीआई, क्या इनमें आप ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? No. भी समझ आ रही है कि इतनी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड, लेट्स से वी हैव दिस पेशेंट, ये वाली, क्या उनमें ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए? Yes, उसमें तो कल्चर सेंसिटिविटी सब कराएंगे. सब कराएंगे. तो आपको देखो थोड़ा सा समझ खुद आ रहा है कि समटाइम्स वी नीड इन्वेस्टिगेशंस, समटाइम्स वी डोंट नीड इन्वेस्टिगेशंस. इनको बस हम थोड़ा सा क्लिनिकली इस अपने एक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. चलो वो हम बाद में देखते हैं किस पेशेंट में करानी है या क्या नहीं कराने, लेकिन सिग्निफिकेंट चीज़ें क्या हैं. कल्चर पे आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उसकी भी हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. यूरिनालिसिस में हम क्या देखते हैं स्पेसिफिकली? Pus cells. बैक्टीरिया पस सेल्स एंड बैक्टीरिया. अब पस सेल्स कितने होंगे तो सिग्निफिकेंट हैं, पस सेल्स बैक्टीरिया कितने होंगे तो सिग्निफिकेंट है. ये एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया 10⁻⁶. 10⁻⁵ आई थिंक 5 था. आप ये कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से तो मेरे पास 5 लिखा हुआ है. 10 मुझे ज़रा बुक पर चेक करनी पड़ेगी, इसको मुझे कंफ्यूजन हो जाती है. आई थिंक यूरिनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया वो, चलो मैं अभी इस पर क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ. जहाँ तक मुझे याद है इट्स 10⁻⁶. चलो ये एक क्वेश्चन कंफ्यूजन आ गई, इसको देख लेते हैं. पस सेल्स कितने ज़रूरी हैं? कितने आपको? ये तो एक भी हो तो. एक भी हो तो भाई मोर देन 10 होता है इसमें मेरा ख्याल है. पाईयूरिया. देखो पस सेल्स पाईयूरिया का क्राइटेरिया जो है ना, इट्स ग्रेटर देन 10 ल्यूकोसाइट्स पर माइक्रोलीटर. ग्रेटर देन 10. अगर 10 से ज़्यादा भाई है अगर तो सिग्निफिकेंट. अगर थोड़े से भी आ रहे हो तो इसका मतलब कि कैसे आ सकते हैं विदाउट एनी इन्फेक्शन? विदाउट एनी इन्फेक्शन, देखो नॉर्मल सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल हैं. आपकी बॉडी में इस वक्त ट्रैक में, चलो थोड़ा सा इस तरह इसको मैं बताता हूँ कि ब्लड में भी देखो इस वक्त हमारे ब्लड के अंदर हर तरह की WBCs मौजूद हैं, ईओसिनोफिल्स भी हैं, हर तरह के सेल्स मौजूद हैं. एक बात ये है. दूसरी बात ये है कि लोकल जो मैक्रोमोकल जो इम्यून सेल्स होते हैं WBCs, मैक्रोफेजेस और वो सारे, वो भी हर जगह मौजूद होते हैं. जहाँ पे भी ब्लड में फ्लूइड है, बॉडी में फ्लूइड है, वहाँ पे एक नेचुरल फ्लोरा पड़ा होता है. आपको इसी तरह पता है कि गट के अंदर एक अपना नेचुरल फ्लोरा है, यूरिनरी ट्रैक्ट का अपना नेचुरल फ्लोरा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना नेचुरल फ्लोरा है. तो नॉर्मली सम बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. उन नॉर्मल फ्लोरा को चेक में रखने के लिए हमारा अपना इम्यून सिस्टम भी काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जहाँ पे बैक्टीरिया हैं वहाँ पे इम्यून सेल्स भी मौजूद होते हैं. उसी तरह कुछ नेचुरल फ्लोरा है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं. उनको चेक में रखने के लिए, टू कीप देम इन कंट्रोल, वहाँ पे सेल्स भी होते हैं. तो वो सेल्स हमें यूरिन पे मिल सकते हैं. सही है. ठीक है, तो इट्स ग्रेटर देन 10 पस सेल्स. बट देन अगेन आपकी एक बात ये ठीक है कि नॉर्मल भी हो सकते हैं, तो कुछ सिग्निफिकेंट फिर क्राइटेरिया होना चाहिए इनका. हम यही चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं और इन्हीं दो के सिलसिले में मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ विच टेल्स अस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया और द प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन सिम्टोमेटिक यंग वुमेन. दिस इज द क्राइटेरिया.
greater than 10 coliform organisms per ml plus pyuria, or greater than 10⁵ pathogenic organisms per milliliter of urine, और growth of any pathogenic organisms in suprapubic aspiration, यानी कि जब आप सैंपल ना ले सकें. Symptomatic men में greater than 10 pathogenic organisms per ml indicates bacteria, and asymptomatic patients में greater than 10 pathogenic organisms. तो ये आप खुद देख लें कि in alone isolated criteria 10⁵ organisms हैं. अगर पायूरिया मिल रहा है तो 10⁵2 है, मेन में 10⁵3 है, यानी कि 10,000 या 1,000 ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ज़रूरी होते हैं. तो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया, द प्रेजेंस ऑफ significant amount of bacteria in the urine, significant in the sense that they can cause a urinary tract infection. ठीक है, तो when we are looking for a urinalysis, this is the criteria which we have to remember. When we are performing a urinalysis, we have to see pus cells, we have to see the presence of bacteria, and if this is significant, then we can say with definitively that this is bacteria. Light CP अल्ट्रासाउंड पे हम क्या भाई देखते ये हैं? बोर्ड मूव नहीं कर रहा है, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है? मुझे शो नहीं हो रहा, ऐसे और कोई मसला आ रहा है? कोई और बता दे. ये भाई सही नजर आ रहा है. सही नजर आ रहा है. क्या मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा करती हूँ. चलो दोबारा ज्वाइन कर लो. अच्छा, तो अभी तक हमने देखी इन्वेस्टिगेशंस. अब इन्वेस्टिगेशंस के साथ हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी लिख लेते हैं. एक पेशेंट है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कैसे ट्रीट करेंगे आप? क्या ट्रीटमेंट होगी? एंटीबायोटिक्स. एक्सीलेंट. तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स देंगे. अब सवाल ये है कि एंटीबायोटिक्स कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हैं? कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हैं? भाई ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट. एक्सीलेंट. ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट. तो ग्राम नेगेटिव्स के अगेंस्ट फिर कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करती हैं? एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लॉक्सिसिन वगैरह. बिल्कुल. तो एक ऑप्शन आपके पास है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन. सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एक्सीलेंट. इसी के साथ मैं लीवोफ्लॉक्सिसिन लिख लेता हूँ, नाम आपने सुना होगा. अच्छा, और मैं एक लिखता हूँ ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल. फिर एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी होता है, उसको यूरिनरी एंटीसेप्टिक कहते हैं. ट्रानमैक्स. क्या चीज़? ट्रानमैक्स. ट्रानमैक्स वो क्या होता है? ये ब्रांड नेम है ड्रग, तो मुझे इस नाम की कोई याद नहीं आ रही. भाई वो ट्रानमैक्स के साशे होते हैं ना, ताकि जो बैक्टीरिया होता है वो अपने पाइलाई के थ्रू अटैच ना हो सके, फिम्ब्राई के थ्रू अटैच ना हो सके यूरिनरी रिसेप्टर्स के ऊपर. बिल्कुल. एक्सीलेंट. तो वो सैशेस जो होते हैं वो एक्चुअली क्रैनबेरी जूस के होते हैं. बिल्कुल, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट के सैशेस होते हैं ताकि कर ना सकें. भाई सिट्रॉल का देते हैं अगर यूर बर्निंग सेंसेशन हो यूरिन में तो. बिल्कुल देते हैं. नाइट्रोफ्यूरॉन. मैं नाइट्रोफ्यूरॉन की बात कह रहा था, जो मैं एंटीसेप्टिक कह रहा था. ये जो आखिरी ड्रग आपने बताई है, इसका मुझे नहीं पता था. आप इसका क्या है ये आप रिपीट कर दें ज़रा. यूरिनरी अल्कलाइनाइजर है सिट्रॉल का. तो जिनको बर्निंग मिक्सचरेशन होती है उन्हें ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली फीमेल्स. ठीक है. यूरिनरी अल्कलाइजेशन मैं ये लिख लेता हूँ. और एक और चीज़ है इसके साथ इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट्स में, जो हर पेशेंट में करते हैं, वो आप उन्हें कहते हैं कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन. ठीक है. हाइड्रेशन. तो अभी आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशंस कौन सी कराते हैं सिंपल केसेस में. अभी आपको पता है कि मैनेजमेंट आपने इन पेशेंट्स की कैसे करनी है. अब थोड़ा सा देखते हैं कि किन पेशेंट्स में इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत है, किन पेशेंट्स में कौन सी. अब जो हम पहला केस हमने डिस्कस किया था, आप सब एग्री कर रहे थे कि इन पेशेंट में हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत नहीं है. तो पेशेंट्स जिनमें अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई देखो काफ़ी नैरो डेफिनेशन है. तो इन पेशेंट्स हु हैव अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट देम ऑन एंटीबायोटिक्स. ठीक है. यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म टेस्ट्स.
सिस्टाइटिस के हमने 3 सिम्टम्स ऊपर देखे हैं, डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी। अगर इनमें से 3 सिम्टम्स इन 3 में से 2 सिम्टम्स मौजूद हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, आपने 3 ड्रग्स पढ़ी थी। दिस इज़ एन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। रिमेंबर, फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज़ शॉर्ट। अब ड्रग्स पे डिपेंड करता है। 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो देते हैं उनकी मैं आपको लिख देता हूँ, आपने याद यही करनी है। One is TMP-SMX, the other is nitrofurantoin. In uncomplicated, nitrofurantoin is used for 5 days. TMP-SMX is used for 3 days. इनकी ड्यूरेशन उस लिहाज से एक्सटेंड हो सकती है। So this is how you treat a patient who has uncomplicated cystitis. Outpatient management है, आप पेशेंट को इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन प्रिस्क्राइब करके दे दें और आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पेशेंट में आपने प्रिस्क्राइब कर लिया, दिस इज़ द ट्रीटमेंट। इस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन कराने क्या मतलब क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें इस पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन कराने की, या क्या हिसाब है? When we सिम्टम्स अगर इम्प्रूव ना हो तो symptoms अगर improve ना हो, excellent. तो if the symptoms do not improve, then we should perform investigations. अब उन investigations में dipstick urinalysis और urine culture is important. दोबारा मैं इस पर थोड़ी देर तक आऊँगा। अब उसी के बराबर हम 2 पेशेंट्स को देखते हैं, एक जिनको एपिडेमाइऑर्काइटिस है, इनको हम बाद में देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रेग्नेंट पेशेंट जो है, ओ सॉरी मैंने गलत लिखा है, गलत जगह लिख दिया। ये मेल पेशेंट था, इनको तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। ये इन पेशेंट की मैनेजमेंट थी जो अभी हम डिस्कस करते आए हैं। अच्छा, इन्हीं के बराबर जो पेशेंट हैं प्रेग्नेंट पेशेंट, इनमें आप क्या करेंगे? यूरिनरी एनालिसिस कल्चर, यूरिनरी एनालिसिस एंड कल्चर। तो आपको समझ आ रही है कि यू हैव टू ट्रीट दी सिस्टाइटिस, आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेगी। ड्रग्स के हवाले से क्या ख्याल है, एंटीबायोटिक्स कौन सी दे सकते हैं इन पेशेंट्स को? क्या प्रेग्नेंट पेशेंट को ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल देते हैं? भाई पेनिसिलिन नहीं दे सकते, हाँ ठीक है, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ट्राइमेथोप्रिन फ्लोरोक्विनोलोन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं? नो। नाइट्रोफुरेंटाइन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो आप इस पेशेंट्स को पेनिसिलिन्स देंगे या ऑल्टरनेटिव्स देंगे। एंड सिंस दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, देखो प्रेग्नेंट पेशेंट है ना, दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, तो वट एवर यू शुड यूज़ फॉर 7 to 14 days। अपर लिमिट इज़ 14 days। अगर आप 14 days लिखते हैं तो दैट इज़ गुड। एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मैनेजमेंट, ठीक हो गया। तो जस्ट बाय वन स्मॉल डिटेल इन हिस्ट्री, ड्यू टू वन स्मॉल डिटेल इन हिस्ट्री, प्रेगनेंसी आपकी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है। यू मैनेज दिस पेशेंट ऑन आउट पेशेंट बेसिस, आपने सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी। बट दिस पेशेंट हु वॉज प्रेगनेंट एंड यूटीआई, यू परफॉर्म्ड यूरिन आरई, और साथ ही यूरिन आरई के आपने एक यूरिन कल्चर भी किया था। इनिशियली एंटीबायोटिक्स आपने ये दी थी क्योंकि मोस्ट लाइकली है अगर कोई कल्चर एंड सेंसिटिविटी की वजह से चीज़ें चेंज होती हैं तो यू विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। दिस वाज कॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, इस पेशेंट में क्या करेंगे? डू वी नीड टू ट्रीट दिस एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, या हम एक पेशेंट को जाने दे सकते हैं कि इट्स नथिंग टू वरी अबाउट? भाई अभी के लिए नहीं, अगर सिम्टम्स डेवलप होंगे तो फिर सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स वी नीड टू ट्रीट इट, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। और इनसे भी ट्रीटमेंट विल बी द सेम जिस तरह हमने पीछे की है। एंटीबायोटिक्स आप प्रेगनेंसी में जो यूज़ करेंगे, पेनिसिलिन्स यूज़ कर सकते हैं, एंड इन्वेस्टिगेशंस विल बी रिक्वायर्ड, investigations followed by treatment itself. The asymptomatic bacteria in otherwise patients
नहीं ट्रीट करने की ज़रूरत होती, बट इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स वी नीड टू ट्रीट एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कैन कॉज प्री टर्म लेबर, it can cause difficulties, it can cause a UTI further down the line. Okay? It's better to treat asymptomatic bacteria in the 20th week of pregnancy than to treat a complicated cystitis or pyelonephritis in the 30th or 34th week of pregnancy. ठीक हो गया। आखिरी दो केसेस जो हैं फीमेल साइड के, हम इनको साइड बाय साइड देखते हैं। दोनों पायलोनेफ्राइटिस हैं, एक्यूट है, क्रोनिक है। इन दोनों पेशेंट्स की इन पेशेंट मैनेजमेंट करेंगे या आउट पेशेंट मैनेजमेंट करेंगे? पहला सवाल है, मैं इधर साथ साथ बता जाऊँगा। इन पेशेंट, ठीक है, तो इन पेशेंट मैनेजमेंट है, वार्ड मैनेजमेंट है और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, कितनी देर के लिए यूज़ करेंगे? नाइट्रोफुरेंटाइन और TMP SMX। ड्यूरेशन कितनी है इनकी उस लिहाज से? 14 डेज, रिमेंबर, ठीक है, 7 to 14 डेज ड्रग थेरेपी विल कंटिन्यू। किस पेशेंट में ऑरल एंटीबायोटिक्स देंगे, किस पेशेंट में IV एंटीबायोटिक्स देंगे? भाई फर्स्ट में ऑर्डर सेकेंड में IV है, ठीक है। अच्छा, क्या किन पेशेंट इन दोनों को साथ, मतलब सवाल मेरा ये है, क्या एंटीबायोटिक्स आप कल्चर से पहले स्टार्ट करेंगे या कल्चर के बाद स्टार्ट करेंगे? किस में पहले करेंगे, किस में बाद करेंगे? दोनों में ही पहले करेंगे, दोनों में बाद करेंगे? स्टार्ट करते क्या और साथ कल्चर के लिए भेज देंगे? साथ कल्चर के लिए भेज देंगे। तो यूरिन एनालिसिस की बेसिस पे आप डायग्नोसिस बना लेंगे, यू विल कंफर्म यूरिन एनालिसिस की बेसिस पे आपका डायग्नोसिस फर्दर कंफर्म हो जाएगा, जो आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी। फिर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे और इसके साथ आप यूरिन कल्चर सेंड करेंगे। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी की बेस पे फिर आप एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई करेंगे और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। ये था एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। जो पेशेंट यूरोसेप्सिस में है और द पेशेंट इज सेप्सिस, इनमें आपकी वार्ड मैनेजमेंट होगी या टू बी मोर स्पेसिफिक इस तरह के पेशेंट्स को ICU में मैनेज करना चाहिए इन आइडियल सर्कमस्टांसेस, नंबर 1। नंबर 2, इन पेशेंट को लगनी चाहिए IV एंटीबायोटिक्स और बाकी किस्सा कहानी मोरलेस सेम है। जब आप IV एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो हम एक ड्रग ऐड करते हैं या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं। मोस्ट कॉमनली अभी तक आपने फार्मा में, चलो फार्मा को छोड़ो, माइक्रो में, और माइक्रो में हम एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। कौन सी ड्रग्स कॉमनली IV एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं? IV जेंटामाइसिन, एक्सीलेंट। और सेफलोस्पेरिन स्पेसिफिकली कौन सा? भाई पेनिसिलिन्स भी दी जाती हैं। सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। कौन सी पेनिसिलिन IV देते हैं? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन, एक्सीलेंट। यही ड्रग्स हैं जो इन पेशेंट्स में IV आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेंटामाइसिन, सेफ्ट्राक्सोन, एम्पिसिलिन। जेंटामाइसिन, सेफ्ट्राक्सोन, एम्पिसिलिन, दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु हैव, इनमें से एक यूज़ होती है एंडोकार्डाइटिस में, इनमें से एक होती है मेनिंजाइटिस में, और ये दोनों इधर भी यूज़ हो सकती हैं। तो दीज आर द ड्रग्स ऑन विच द पेशेंट शुड बी स्टार्टेड एम्पिरिकली। अब सवाल ये है कि हमें पता है कि कल्चर का रिजल्ट आएगा तो हम एंटीबायोटिक्स चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन इज़, IV से ऑरल कब शिफ्ट करेंगे इस तरह के पेशेंट को, या आप सारा वक्त IV लगा के रखेंगे एंटीबायोटिक्स? जब सारे बेसिक जो है ये पल्स वगैरह BP वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो IV एंटीबायोटिक्स, इफ द पेशेंट इम्प्रूव्स यू कैन स्विच द पेशेंट टू ऑरल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये बात आपने अच्छी विदाई समझ आई। यूजली दिस इम्प्रूवमेंट ऑकर्स ओवर 24 to 48 आवर्स। अगर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, उसको हम सवाल को अभी साइड पे रखते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने दो केसेस साइड बाय साइड आप देख रहे हैं, आपने मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें फ़र्क देख ली हैं अभी से। इन्वेस्टिगेशन
क्या क्या करानी चाहिए इन पेशेंट्स की इन एडिशन टू यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर? ब्लड सीपी। ब्लड सीपी, ठीक है, दोनों में ब्लड सीपी आप करा लेंगे। उसके अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन है जो आप कराएंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड दोनों में कराएंगे, एक्सीलेंट। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसको भी हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं। और एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जो मैं इस पेशेंट में कराना चाहूँगा जिसको सेप्सिस है, जो ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर, एक्सीलेंट। तो in addition to a urine culture, such a patient who has sepsis will require a blood culture. ठीक है, blood culture is very important in these patients. ब्लड कल्चर की बेसिस पे भी हम आईवी एंटीबायोटिक्स को हम करते हैं। ये जो आईवी टू ऑरल शिफ्ट करते हैं, बेसिकली दिस इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूरिन कल्चर, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कल्चर इन पेशेंट्स में। इन पेशेंट्स में अगर ब्लड कल्चर स्टार्ट में नेगेटिव आता है तो कोई मसला नहीं, 24 to 48 आवर्स में आप शिफ्ट कर दें ऑरल। अदरवाइज द पेशेंट विल बी कंटिन्यूड ऑन आईवी एंटीबायोटिक्स टिल द ब्लड कल्चर इज नेगेटिव। अब थोड़ी सी मैंने खिचड़ी पका दी है, इसको हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस आपको समझ आ रही हैं कौन सी हैं, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन किस में करानी है। यूरिन कल्चर किन पेशेंट्स में कराना चाहिए? अभी तक आपको क्या समझ आई है? Which group of patients Complicated. require complicated? Number 1, if an infection is complicated, such patients will require a urinary tract urine culture. Number 2, The patient who has recurrent infections. recurrent infection, ठीक है। if recurrent infection है, चलो recurrent के लिए एक और, इसको मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, इसका मतलब है symptoms are not improving। मैं ये लिखना चाहूँगा यहाँ पे, symptoms do not improve। पहली पेशेंट है अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है, यू स्टार्टिंग ऑन ट्रीटमेंट, हाउएवर एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी ट्रीटमेंट सिम्टम्स डू नॉट इम्प्रूव, ठीक है, सिम्टम्स परसिस्ट, नंबर 1। एंड नंबर 3, यूरिन कल्चर एक और इसका इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि सिम्टम्स आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक। इफ द पेशेंट हैज़ वन और मोर फीचर्स which are suggesting something else and you're not entirely sure, it's not a clear-cut case, the symptoms are not characteristic of a typical UTI, then in such a case you will perform a urine culture। भाई अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन होती है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, तो उसमें भी तो कराएंगे ना? उसमें हम यूरिन कल्चर भी कराएंगे और सेंसिटिविटी भी कराएंगे। देखो वो जब बार बार हो रही है ना, तो वो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बन जाता है। आप इस बात को समझें, एक नॉर्मल पेशेंट में अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज में रिकरेंस नहीं होनी चाहिए। इफ़ ए यूटीआई इज़ रिकरेंट तो इट मीन्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और इसीलिए हम कराते हैं। रिकरेंस के लिए या जब यूटीआई कॉम्प्लिकेट होता है तब हम और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, और वो क्या है? इनमें से आपने एक लिखी ब्लड सीपी, अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, जनरल आपको आइडिया दे देगी, बट स्पेसिफिकली रिकरेंस की क्या वजह हो सकती है? एक पेशेंट है जिसको बार बार यूटीआईज हो रही हैं, देयर कैन बी वन इम्पॉर्टेंट कॉज, और उसके लिए हम डायबिटिक हो सकता है, एक्सीलेंट, डायबिटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? नॉन कंप्लायंस विद द ट्रीटमेंट, ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस। प्रीवियस इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुई, ठीक है। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था तो एंटीबायोटिक्स डिडंट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे 2 टर्म्स डिस्कस करता हूँ ताकि हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक टर्म होती है रिलैप्स, एक होती है रिकरेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है? रिलैप्स में ठीक होके दोबारा, और रिकरेंस में? रिकरेंस में भाई बार बार एपिसोड्स आती हैं, मतलब अभी इस बंदा ठीक हुआ, उसके बाद एक नॉर्मल पीरियड आया, दोबारा इन्फेक्शन होती है। लेकिन रिलैप्स में ये है कि डिजीज सही तरीके से ख़त्म नहीं हुई होती है और दोबारा से फिर उसकी पीक आ जाती है। बिल्कुल,
तो देखो अगर ये पेशेंट है हमारे पास, हमारी 26-year-old फीमेल, आपने इनको ट्रीटमेंट दी 5 days नाइट्रोफुरेंटाइन, शी इज़ वेल, शी इज़ गुड, फॉर द नेक्स्ट 1 month शी हैज़ नो सिम्टम्स, लेकिन दोबारा से फिर इन्हें एक एपिसोड UTI होता है, इज़ दिस अ रिकरेंस और ए रिलैप्स? Recurrence, ठीक है, this is a recurrence. Similarly, let's say our pregnant patient, आपने इनकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराई, E. coli आया, you start her for penicillins on 14 days, ठीक है, patient becomes asymptomatic, लेकिन 5 दिन बाद उन्हें दोबारा ये मसला शुरू होता है, आप यूरिनरी कल्चर कराते हैं, दोबारा E. coli आता है, सेम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, इज दिस रिकरेंस और इज दिस रिलैप्स? रिलैप्स है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रिलैप्स का मतलब क्या है, अभी आपको खुद समझ आ रही होगी कि अगर पेशेंट में रिलैप्स है तो इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं? inappropriate antibiotics. इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, एक्सीलेंट। या दूसरी चीज़, पेशेंट क्या गलती कर रहा है? Compliance, non-compliance. नॉन कंप्लायंस। तो रिलैप्स के दो इंपॉर्टेंट कॉजेज ये हैं कि number one, either we have prescribed the wrong antibiotics not according to the culture and sensitivity, or number two, the patient is not compliant with this medication. तो रिलैप्स के दो कॉजेज हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिकरेंस थी। व्हाट डज रिकरेंस सजेस्ट? आपने अच्छी बात बताई कि रिकरेंस सजेस्ट दैट देयर माइट बी एन अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी सच एज डायबिटीज़, बिल्कुल हो सकती है। मोर इम्पॉर्टेंटली Flaccid bladder है, कोई bladder सही तरीके से empty नहीं होता. एम्प्टी नहीं हो पा रहा, ठीक है। इज दिस अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और अ फंक्शनल प्रॉब्लम? It is structural. Structural problem. So if patient has recurrence, यानी कि patient has a complicated UTI, we must suspect a structural problem. और उन्हीं structural problems को detect करने के लिए we perform an ultrasound. ठीक है? So an ultrasound should be performed in patients who have complicated UTIs in order to rule out structural problems. This is when you will perform an ultrasound. ठीक है, और अल्ट्रासाउंड आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देगा, पहली इन्वेस्टिगेशन है, पिक कर लेगी कौन सी इमेजिंग मोडालिटी सबसे अच्छा बताएगी आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में। हमने लास्ट टाइम इस तरह थोड़ा सा डिस्कस किया था, बताते बताते सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बात की थी, एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात की थी और एक उसकी बात की थी कंफर्मेटरी। अल्ट्रासाउंड की भी बहुत अच्छा है। अगर अल्ट्रासाउंड पे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी पिक होती है, इससे बेहतर कोई इन्वेस्टिगेशन? सीटी बिल्कुल। तो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज कह सकते हैं, अगर इंडिकेशन है तो अ सीटी स्कैन कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड इफ देयर इज अ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। ये है किस्सा कहानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। इसकी थोड़ी सी सेंस बनाते हैं, दोबारा से एक जल्दी से ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। ट्रेडिशनली हम इस तरह डिवाइड करते हैं, विच इज़ गुड फॉर अस, हमें पता होने चाहिए सिम्टम्स, वी कैन आइडेंटिफाई। Clinically, it is important to classify whether the UTI is complicated or is it uncomplicated. We know the criteria, उस criteria की basis पे we classify. What's the significance of this classification? Uncomplicated UTIs usually do not require any investigation. आप outpatient basis पे just by the patient's clinical features, टेलीफोन के ऊपर भी आप ऐसे पेशेंट्स को बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट मैनेजमेंट ऑफ दीज पेशेंट्स. हाउएवर complicated UTIs do not occur or seldom occur in the absence of an underlying pathology. वो pathology, it can be a comorbidity, it can be any structural problem, it can be something else. That is why we should perform investigations in complicated UTIs. Those investigations will, number one, help us confirm whether there is a UTI by checking for significant bacteria, as shown here. Number two, those investigations will help us better tailor our antibiotic treatment. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, we need to find out why this patient has a UTI. And
For that, for this purpose, based on the patient's history, we will perform certain investigations. If a patient is old, has other features, we can perform a PSR and a HbA1c for the diagnosis of diabetes. If there are structural problems, such as bladder problems, such as stones, calculi, any other problems, we can perform an ultrasonography. When we're suspecting a patient has a complicated UTI, these investigations become essential, and we should always look for what is causing this complication. What is the structural abnormality? For that, we use an ultrasound, CT scan, other modalities. आपने किताब से पढ़ लेनी है. Finally, in patients who have urosepsis or patients who are showing features of infection which has spread from the urinary tract into the blood, we should perform a blood culture. Why? Because we will continue IV antibiotics until the blood culture becomes negative in these patients. Treatment options क्या है? Simply, there are some things which we can do, some physiological things. Number 2, we can use antibiotics. Number 3, we can use some surgical procedures as well. सर्जिकल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा थोड़ा सा. सिंपल मैन्यूवर्स क्या है? हाइड्रेशन, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, यूरिनरी अल्कलाइजेशन, जो सपोर्टिव मेजर्स हैं. स्पेसिफिक मेजर्स क्या है? एंटीबायोटिक्स. इन अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस नाइट्रोफुरांटाइन है तो ये 5 दिन के लिए है, TMP SMX है 3 दिन के लिए है. इन कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन गोज अप टू 14 डेज. सर्जरी कब करते हैं ऐसे पेशेंट्स में? आपको क्या लगता है, कोई ऐसा UTI है, कोई ऐसी इन्फेक्शन है? चलो जनरल बात करता हूँ. कोई ऐसी इन्फेक्शन है जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है? भाई वो जो स्टैगॉन बन जाते हैं जिसमें, क्या बन जाते हैं जिसमें? स्टैगॉन कैल्कुलेट जो बन जाते हैं, बिल्कुल. पर वो तो हाँ चलो, सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोटीएस के. बिल्कुल एक्सीलेंट, आपने काफ़ी अच्छी बात कही है. सर्जरी फॉर कॉम्प्लिकेशंस सच एज UTIs, सच एज स्टोन्स, उनके लिए आप सर्जरी परफॉर्म करेंगे. एक्सीलेंट. अगर BPH की वजह से हो रहा है तो आप उसके लिए सर्जरी परफॉर्म करेंगे. अगर मैं सिर्फ ऐसे बात करूं, आप सबको पता होगा किसी ऐसी इन्फेक्शन का, थोड़ा सोचें कि जिसके लिए सर्जरी परफॉर्म की जाए, क्या कहते हैं उस इन्फेक्शन को? रिफ्रैक्टरी. चलो मेरा सवाल सही तरह से मैं कर नहीं पा रहा. स्किन इन्फेक्शन अगर होती है, एक पिंपल बनता है, क्या उसके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत है? नहीं. आप किस स्किन इन्फेक्शन के लिए सर्जरी करते हैं? सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं. एब्सेस. मुझे अपना सवाल बेहतर वर्ड करना चाहिए था, मुझे समझ आ गई है. तो सर्जरी इज इंडिकेटेड इफ देयर आर रीनल एब्स, इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रीनल एब्सेस. हमें कैसे पता लगेगा कि रीनल एब्सेस बना है इस पेशेंट में कि नहीं? हाउ कैन वी नो whether this patient has a renal abscess or not? MRI अल्ट्रासाउंड पे भी पता चलेगा. अल्ट्रासाउंड, MRI पे बिल्कुल अच्छी तरह पता लग जाएगा, लेकिन MRI से पहले हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे. तो दिस पॉइंट वाज टू फर्दर emphasize on the significance of ultrasound. ठीक है? Surgery की indications for complications or if there is a renal abscess. In short, this was the management of UTIs. ऐसे मैनेज करेंगे आप UTI को. अब इसमें मेल पेशेंट्स, मुझे अभी याद आया कि हमने उनको इग्नोर किया है. तो अनकॉम्प्लिकेटेड UTIs मेल्स में होते ही नहीं है. इन बाय डेफिनेशन एनी UTI इन मेल्स इज कॉम्प्लिकेटेड. तो इन पेशेंट्स में आपने ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड UTIs वाली करनी है. एल्गोरिदम जो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, कॉम्प्लिकेटेड UTIs वाला फॉलो करना है. फाइनली पेशेंट्स जिनको प्रोस्टाइटिस है, इनमें एंटीबायोटिक्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू करते हैं, टिपिकली 4 to 6 weeks. क्योंकि डीप सीटेड इन्फेक्शन है, इसको टाइम लगता है. बाकी अदरवाइज आई थिंक इवन द एंटीबायोटिक्स आर सेम. Trimethoprim, sulfamethoxazole, ciprofloxacin, same antibiotics. Treatment is for longer duration. बाकी इन दोनों की वही ट्रीटमेंट है जो कॉम्प्लिकेटेड UTIs की. तो ये थी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और UTI के हवाले से. अब इन दो टेबल्स को मैं स्क्रीन पे रख लेता हूँ, आप इन पर थोड़ा सा गौर करें
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ लें।